हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पीटियस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन इंग्लिश बुक से सेट नंबर 4। ठीक, यहाँ लिखा गया है सोल्व पेपर 2018। तो ये जो क्वेश्चंस हैं 2018 सेशन के एग्जाम जो हैं वो 2019 में हुए थे, तो ये स्टेनोग्राफर 2019 के क्वेश्चंस हैं। ठीक, इसके 3 से 4 शिफ्ट्स में एग्जाम हुए थे, तो हम लोगों ने और भी प्रीवियस जो सेट्स हैं उनका सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक, आज हम लोग करेंगे सेट 4। ठीक, तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेसन्स को नहीं देखा है वो द एमपीएस अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2019। ठीक, तो उसमें जो है आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको सीजीएल मिलेगा, सीएचएसएल मिलेगा, सीपीओ मिलेगा, स्टेनोग्राफर मिलेगा, सीजीएल के मेंस में मिलेंगे। ठीक, सीपीओ के मेंस मिलेंगे। तो जो भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं 2019 में, हम लोग वहाँ पर आपको सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। तो आप लोग जो है जो भी लेसन में प्रॉब्लम है आप वहाँ पर देख सकते हैं, उसे सीख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हम लोगों ने एमबी बुक से 2016 के सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। अभी हम लोग 2019 कर रहे हैं, और जैसे ही ये 2019 खत्म होगा तो आपको मिलेगा 2018 का सॉल्यूशन। ठीक, और उसके बाद अभी सीएचएसएल का एग्जाम जो है कल खत्म हुआ, ठीक, परसों शायद 26 तारीख को। तो आपको जो है जैसे ही सीएचएसएल का ऑफिशियल क्वेश्चन जो है एसएससी के द्वारा आ जाता है तो उसका भी सॉल्यूशन आपको करा दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोग जो है लेसन्स को कंप्लीट देखिए, कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो जरूर कमेंट करिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। ठीक, क्वेश्चन क्या हमारा है, अ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन एंड द्रविडियन लैंग्वेजेस is discovered despite the fact that the homes of the two races are so far apart। ठीक, देखिए एक यहाँ पर यूज हुआ है अ नंबर ऑफ। ठीक, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है वो हुआ है आपका अ नंबर ऑफ। तो हम लोगों ने ग्रामेटिकल रूल में सीखा है, जो हमारा बाबा ज्ञान प्लेलिस्ट है, बाबा ज्ञान के नाम से, आप उसमें जाएंगे तो सारे ग्रामेटिकल रूल्स बता दिए गए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम लोगों ने वहाँ पर सीखा है कि अ नंबर ऑफ के बाद जो हमारा वर्ब आता है वो अपने प्लूरल फॉर्म में आता है। वर्ब जो आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है। ठीक, तो चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं, आगे पढ़ते हैं, अ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन एंड द्रविडियन लैंग्वेजेस। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर वर्ब है वो कौन सा है, इज है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अ नंबर ऑफ के बाद जो आपका वर्ब आएगा वो अपने प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक, तो इज की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो ऑप्शन डी में आपका एरर है, इज की जगह हम लोग आर का यूज करेंगे। ठीक, और एक चीज हम लोग यहाँ पर और सीख लेते हैं कि ये तो बात हुआ अ नंबर ऑफ। अगर आपको दिखे कहीं पर कि द नंबर ऑफ के साथ आपका सेंटेंस अगर आपका शुरू हो द नंबर ऑफ के बाद, तो आप अपना वर्ब सिंगुलर रखें। ठीक, द नंबर ऑफ के बाद जो है वर्ब आपका सिंगुलर रहेगा, अ नंबर ऑफ के बाद आपका वर्ब प्लूरल रहेगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक, तो ऑप्शन डी में यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे आपको जो है पैसिव वॉइस बताना है। व्हेन विग टेक कंपनीज ऑन्ड योर फोन्स। यहाँ पर देखिए ऑन यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट में है। ठीक, ये आपका पास्ट में है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, दे कुड मेक मनी ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्विसेज। ठीक, यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये आपका पास्ट में है। ठीक, तो यहाँ पर इसका कौन सा जो है राइट आंसर होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, तो सिंपल पास्ट टेंस में हमारा जो होता है जब हम लोग पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो वो क्या बनता है, आपका सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है देखिए आपका ऑप्शन बी। ठीक, सब्जेक्ट हो गया आपका, उसके बाद आपका वर्ब आ गया। ठीक, और उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फिर से फाइंड आउट करना है। एवर सिंस मैरी वॉन द इलेक्शन, जब से जो है मैरी ने इलेक्शन जीता, सी हैज बीन बिहेविंग एज इफ सी वाज अ क्वीन। यहाँ पर एक वर्ड हम लोग देख रहे हैं एज इफ। ठीक, तो एज इफ के बाद जो है सब्जेक्ट के बाद हमेशा वेयर का यूज होता है। ठीक, क्या यूज होता है, वेयर का यूज होता है। तो एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। हम लोग वाज के जगह जो है क्या यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे।
डेनमार्क हैज़ बीन लॉन्ग सेलिब्रेटेड एज अ लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। डेनमार्क जो है वो बहुत ही लंबे समय से, लॉन्ग यहाँ पर यूज हुआ है, यानी कि लंबे समय से जो है सेलिब्रेट कर रहा है, एक सेलिब्रेट जो है कर रहा है वो लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के रूप में। ठीक, तो इस जो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, हम जाएंगे नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको लगे कंफ्यूजन कहीं पर तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ यहाँ पर ये हो सकता है क्या। ठीक, अगर आपको ऐसा फील हो या आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक, द लाइन बिटवीन वर्क एंड लाइफ इज सो फिल इन द ब्लैंक दैट फॉर मिलेनियंस द आइडिया ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस हैज नेवर बीन एन एस्पिरेशन लेट अलोन अ रियलिटी। यहाँ पर देखिए नेगेटिव यूज हुआ है, हैज नेवर बीन एन एस्पिरेशन लेट अलोन अ रियलिटी, यानी कि अकेलापन एक रियलिटी बन गया है। ठीक, यानी कि ये नेगेटिव चीज को दर्शा रहा है, तो हम अपने ऑप्शंस में से नेगेटिव ऑप्शन को ही चूज करेंगे। ऑप्शंस देखते हैं, ब्लर्ड यानी कि धुंधला, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। एम्बिग्यूअस यानी कि अस्पष्ट, देखिए दोनों का अर्थ आप धुंधला या फिर अस्पष्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो एम्बिग्यूअस जो ये वर्ड है ये किसी शब्द के अस्पष्टता को दर्शाता है। ठीक, चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बात हो रहा है वर्क एंड लाइफ है, इसलिए जो है हम एम्बिग्यूअस का यहाँ पर उपयोग न करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ब्लर्ड का। ठीक, यानी कि धुंधला अस्पष्ट। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ कि जो लाइन बिटवीन वर्क एंड लाइफ है, मतलब कि जो जिंदगी और जो काम के बीच एक जो रिश्ता है, जो लाइन है वो इतना धुंधला है दैट मिलेनियंस द वर्क ऑफ बैलेंस हैज नेवर बीन एस्पिरेशन, ये एस्पिरेशन के रूप में कभी भी नहीं उभरा है, अकेलापन एक रियलिटी बन गया है। ठीक, ये नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस है, इसे आपको करेक्ट ऑर्डर में जो है ऑर्डर अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें से एक सब्जेक्ट हम लोग चूज करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के बेस पर ही हम लोग फिर सेंटेंस को आगे कनेक्ट करेंगे। ठीक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट है श्याम। ठीक, तो इसी के बारे में अभी हम लोग ना कनेक्ट करेंगे जो भी हमारे आगे वाले पार्ट होंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका जो काम होता है वो आपका होता है काम सब्जेक्ट को चुनना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा, और उसके बाद आप सब्जेक्ट को एक चुनना तुरंत शुरू कर देंगे। ठीक, और एक जो जब आप एग्जाम में बैठे, ठीक, तो वहां पर सब्जेक्ट को आप आसानी से, मतलब थोड़ा सा समय दें, उसमें जल्दबाजी ना करें। ठीक, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा एक घड़ी। ठीक, द क्लॉक स्ट्रक 9:15 एज ममता हरीड इनटू अ बिग ब्लॉक ऑफ ऑफिसेस। ठीक, यानी कि यह 9:15 हो गया और ममता जो है जल्दबाजी की अपने ऑफिस जाने के लिए, आप यानी कि आपका सेंटेंस जो है वो ए से शुरू हो रहा है। अब अगर वो ऑफिस जाएगी तो वो किससे जाएगी, बस से जाएगी, ट्रेन से जाएगी, बाइक से जाएगी, स्कूटी से जाएगी, जो भी है, फ्लाइट से तो जाएगी नहीं। ठीक, तो यहाँ पर उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में हम चूंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर बस का यूज हो गया, तो हम ऑप्शन ए के बाद जो है डी का यूज कर सकते हैं, यानी कि ए डी सी बी हम जा सकते हैं ऑप्शन सी के साथ, यहाँ पे राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। इफ यू आर एवर इन चेन्नई यू कम एंड सी मी। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है ए इफ। ठीक, तो अगर हम लोग इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएं, ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जीरो कंडीशनल सेंटेंस ये होता है। ठीक, अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस के किसी पार्ट में दिक्कत है तो द एम्पटीज एकेडमी का प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, SSC 45 डेज प्लेज, उसमें आपको एक मिलेगा कंडीशनल सेंटेंस का लेसन, आप उसे देख लीजिए, लगभग आधे घंटे का है, आप उसे देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आगे वाला पार्ट हम लोग जो है सिंपल में ही रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका जो सिंपल वाला पार्ट है वो कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक, प्रेजेंट प्रेजेंट। ठीक, और यहाँ पर हम चूंकि देख रहे हैं जो आपका अंडरलाइन सेक्शन है ये भी प्रेजेंट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज हो गया है जो अंडरलाइन सेक्शन में, इसमें यूज हुआ है यू, क्योंकि ये जो है एक प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंस भी है। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस है, इफ यू आर इन चेन्नई, जब भी आप चेन्नई आते हैं, कम एंड सी मी, आइए और मुझसे मिलिए, मतलब कि जब भी आप आए तो मुझसे मिलने आए। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये जो यू वर्ड हुआ है, यूज हुआ है, इसका कोई भी यहाँ पर यूज नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोग जाएंगे वो जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, तो यहाँ पर
स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल राजू सेड दैट ही हैड ऑलवेज वांटेड टू सी द ताजमहल। यहाँ पर देखिए आपका इनडायरेक्ट स्पीच बना हुआ है, इसे आपको डायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे कि आप द अकेडमी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे नारेशन, इस नाम से हम एक पीडीएफ वहाँ पर आपको शेयर किए हैं। ठीक, इस पीडीएफ में आपको बेसिक्स और जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस भी टाइप के, ठीक, उसमें आपको जो है सारे मिल जाएंगे। तो आप उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। अगर आपको समझ में आए तो वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे आपको जो है एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना है। कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन इजिली प्रोजेक्ट आवर वन लाइन बिहेवियर। यहाँ पर देखिए कैन है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे, फिर आपका बी का यूज करेंगे, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा है वो है आपका, कोई भी यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि देखिए कहीं पर भी कैन के बाद आपका बी का यूज नहीं हुआ है। ऑप्शन ए में तो हुआ है लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखिए कैन का यूज नहीं हुआ, यहाँ पर वास का यूज हो गया, यहाँ पर भी नहीं है। तो कैन यहाँ पर अगर हम ऑप्शन डी में बी का यूज कर लें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो सकता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे आपको जो है आइटम का अर्थ बताना है। द ग्रेव यार्ड शिफ्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्किंग ड्यूरिंग लेट नाइट, यानी कि आप जो है लेट नाइट काम करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। द ग्रेव यार्ड शिफ्ट मतलब होता है वर्क ड्यूरिंग लेट नाइट। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। मेनी अ गर्ल वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्पिरेशनल लेक्चर गिवन बाय द नोबेल लॉरेट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मेनी अ का यूज हुआ है, तो मेनी ए के बाद हम लोग ग्रामेटिकल रूल्स में सीख चुके हैं कि इसके बाद जो हमारा वर्ब यूज होता है वो अपने सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है मेनी अ के बाद। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक, वेयर के जगह हम लोग सिंगुलर वर्ब यानी कि वाज का यूज करेंगे। 12 देखते हैं। इफ यू डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स एट अ स्कूल यू डू नॉट लाइक इट एट कॉलेज टू। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक, ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। तो हम लोगों ने क्या सीखा है कंडीशनल सेंटेंस में। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस में दिक्कत है तो आप द अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा एसएससी 45 डेज प्लेस। ठीक, वहाँ पे आपको कंडीशनल सेंटेंस के सारे क्वेश्चंस जो है हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका पहला पार्ट क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, और जो कॉमा वाला पार्ट होता है, कॉमा के बाद वाला पार्ट, वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन जो है कोई भी नहीं है, तो हम जाएंगे आपका ऑप्शन ए के साथ, यानी कि नो इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ पे कोई भी राइट आंसर आपका नहीं दिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। बगदाद रिमेन्स अ प्रोफाउंडली डैमेज्ड प्लेस। ठीक, मतलब कि बहुत ही गहरे रूप से जो है यहाँ ये डैमेज प्लेस है। एंड फॉर ऑल इट न्यूनेस ड्रीम सिटी इको मेनी ऑफ द सिटीज कंटिन्यूइंग इश्यूज। यहाँ पर देखिए ड्रीम सिटी है, यानी कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो गया। ठीक, तो इसके बाद जो है हम अपना वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, तो चूंकि हम ये इको वर्ड जो है ये प्लूरल है। ठीक, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग ई एस का यूज करेंगे, यानी कि एरर जो है वो आपका ऑप्शन डी है, इको की जगह इको इसका यूज करेंगे। ठीक, ऑप्शन डी में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 से 24, यहाँ पर देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक, एक पैसेज दिया गया है और उसे जो है आपको फिल करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। इन लिटरेचर यानी कि साहित्य में अ ट्रेजेडी इज अ प्लॉट, यानी कि एक जो षड्यंत्र है वो रचा जाता है इन विच द हीरो बिकॉज ऑफ सम इनहेरेंट फ्लो, यानी कि एक कोई छोटी गलती कारण कैरेक्टर, यानी कि उसके जो कैरेक्टर होता है उसके फ्लो में, यानी कि गलती में, मतलब उसके कैरेक्टर में कुछ गलत हो जाने के कारण जो है वो मर जाता है, डाइस। ठीक, द हैमलेट जो जूलियस केजर एंड रोमियो का है। ठीक, एंड जूलियस आर ट्रेजेडीज। इन ईच ऑफ दिस प्लेस द प्रोटोगोनिस्ट, अगर आप ऑप्शन को देखते जाएंगे, इसका पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक, आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। तो इफ इन ईच ऑफ दिस प्लेस द प्रोटोगोनिस्ट यानी कि खलनायक, ठीक, इज आइदर अ ग्रेट मैन, जो खलनायक होता है या तो एक महान व्यक्ति होता है, और अ मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, यानी कि अपने बड़े वादों का पक्का होता है। ठीक, इन स्टेड ऑफ फुलफिलिंग हिज, यानी कि इन स्टेड ऑफ फुलफिलिंग हिज पोटेंशियल, यानी कि अपने क्षमता को फुलफिल करने के बावजूद, हाउएवर ईच वन सक्सम्स टू हिज ट्रैजिक फ्लो, यानी कि कोई अपने एक गलती के कारण जो है वो शकम यानी कि मर जाता है, उसमें कमी आ जाती है। ठीक, एंड
एंड अल्टीमेटली डाइज, और अंत में जो है वो क्या होता है, मर जाता है। ठीक, अंत में क्या होता है, वो मर जाता है अल्टीमेटली। सीजर्स फ्लॉ इज एम्बिशन, सीजर फ्लॉ जो क्या है वो महत्वाकांक्षी है। ठीक, मतलब कि उसका कुछ ना कुछ महत्व है। हैमलेट इज द इनएबिलिटी टू टेक एक्शन, यानी कि हैमलेट जो है वो एक प्रकार का इनएबिलिटी क्या है, टू टेक एक्शन, यानी कि अयोग्य है। एंड रोमियोज इन हिज टेंडेंसी, यानी कि उसका जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी यानी कि प्रवृत्ति, टू लव टू मच, यानी कि उसका जो प्रवृत्ति, किसका, रोमियोज का, उसका जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा प्यार करने वाला है। ठीक, इट माइट, उसके बाद क्या है कि इट माइट सीम फ्रॉम हिज हाईली सिंप्लीफाइड डेफिनेशन, यानी कि वह जो है फिर भी बहुत ही साधारण उसका डेफिनेशन दिया गया है, मतलब कि हाईली सिंप्लीफाइड डेफिनेशन। ठीक, यानी कि बहुत ही उसको अच्छे तरीके से लेकिन साधारण रूप में उसे जो है व्याख्या किया गया है। दैट कैरेक्टर एंड रिजोल्यूशन आर द की टू अ ट्रेजेडी, यानी कि यही जो इसका कैरेक्टर और जो रिजोल्यूशन है यानी कि जो दृढ़ता है वो उस ट्रेजेडी का की है। ठीक, बट ट्रेजेडी ऑल्सो, उसके बाद क्या है आपका, बट ट्रेजेडी ऑल्सो इम्प्लाइज अ सेंट्रल एक्शन, लेकिन जो ट्रेजेडी है वो एक सेंट्रल एक्शन को भी पालन करता है, यानी कि कोई कार्य उस पर होगा। अ क्राइसिस विच स्टेज दैट फ्लॉट पार्ट ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर, यानी कि जो भी है वहां पर जो है प्रोटोगोनिस्ट का जो कैरेक्टर होता है, जो गलती उसमें होती है उसे टेस्ट किया जाता है। ठीक, यानी कि उसे जांचा जाता है। In Julius Caesar, the test comes when Mark Antony presents Caesar with the crown. यह टेस्ट कब होता है, जब मार्क एंटोनी जो है वो सीजर को क्राउन के साथ प्रेजेंट करते हैं। हैमलेट टेस्ट कम्स इन द चैपल, हैमलेट का जो टेस्ट है वो चैपल के साथ आता है। आफ्टर विटनेसिंग हिज अंकल रिएक्शन टू द प्ले, जब उसके अंकल का रिएक्शन आता है प्ले होने के बाद। मॉर्सियोज डेथ टेस्ट रोमियो, मॉर्सियो का जो डेथ होता है वो रोमियो को टेस्ट करता है। इन ऑल थ्री केसेस द प्रोटोगोनिस्ट आर फाउंड, इन तीनों जो केसेस होते हैं प्रोटोगोनिस्ट आर फाउंड वांटिंग, इसमें जो है सबसे ज़्यादा किसके वांटिंग होती है, तो प्रोटोगोनिस्ट का। ठीक, यानी जो खलनायक होते हैं उनकी वांटिंग होती है, यानी कि जो उनका जो खोज होता है। ठीक, सीजर एक्सेप्ट्स द क्राउन, सीजर जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं क्राउन को जो उनका मिलता है। एंड रिफ्यूजिंग इट ट्वाइस, पहले आफ्टर रिफ्यूजिंग इट ट्वाइस, यानी कि 2 बार रिफ्यूज करने के बाद वो क्राउन को फाइनली जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं। हैमलेट सीज हिज सोर्ड, यानी कि वह जो है अपने तलवार को निकालता है हैमलेट। इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग क्लॉइड्स, ठीक, रोमियो मर्जस्ट टेबलेट इन अ वेंसफुल रेज, रोमियो जो है वो मर्डर कर देता है टेबलेट का बहुत ही खतरनाक रूप में। ओके, उसके बाद आपका क्या है कि विदाउट द टेस्ट, यानी कि बिना कोई टेस्ट के द फ्लॉ माइट नेवर सरफेस, यानी कि बिना टेस्ट के जो है कोई भी जो गलती है वो कभी भी सरफेस पे नहीं आ सकता, यानी कि जब तक आप खुद को परखेंगे नहीं तब तक आपका गलती का पता नहीं चलेगा। ठीक, तो ये है पूरे पैसेज का अर्थ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ट्री फ्रॉग स्पीसीज with an extraordinary enlarged claw-like structure located at the base of the thumb that live on a remote tabletop mountain in the ends। ठीक, तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस जहां पे आपको बड़े सेंटेंसेस मिले, बिग सेंटेंसेस जो ये हैं, ठीक, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि इसमें जो एरर्स होते हैं वो एकदम माइनर होते हैं। ठीक, एकदम माइनर एरर्स होते हैं और आपको वही 2 मार्क्स पीटी में अगर आप बैठेंगे, अगर आप मेंस में बैठेंगे तो 1 मार्क। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि हम लोग कल भी सीखे हैं कि दैट, विच या हु जब भी हम लोग देखें कंजक्शन के रूप में अगर इनका बीच में यूज हो सब सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, तो हम जस्ट इसके पहले वाले सब्जेक्ट को देखते हैं कि ये अपने सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ पर जो इन वर्ड्स के बाद दैट, विच या हु के बाद जो वर्ब आएगा वो इनके अनुसार यूज होगा। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो चूंकि हम इसके पहले जस्ट देख रहे हैं कि थंब का यूज हुआ, ठीक, यानी कि ये जो थंब है किसका है, फ्रॉग का है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम इसका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। तो लिव की जगह क्या यूज करेंगे, लिप्स का यूज करेंगे। तो एरर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लिप की जगह हम लोग लिप्स का यूज करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। यहाँ पर आपको आइटम का अर्थ बताना है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी कि
किसी के खुद का ज्ञान को एक्सपीरियंस करना, यानी कि आप जो है आपका जो खुद का ज्ञान है, आपका जो खुद का समझ है, वो आप किसी को शेयर करते हैं। हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज, यानी कि किसी का जो खुद पर्सनल नॉलेज है, आप उससे ही उस चीज को सुनते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे आपको नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए, कल हम लोगों ने सीखा था कि कहाँ पे जो है, और प्रीवियस लेसन जो है सेट नंबर 37 जो कि सीजीएल मेंस का है, वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था जब नारेशन के क्वेश्चंस आ रहे थे कि कहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम लोग एक्सक्लेम का यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम लोग सॉरी का यूज़ करेंगे, ठीक, कहाँ पे हम लोग जो है और भी जो क्वेश्चंस है कहाँ पे ऑर्डर का यूज होगा, कहाँ पे कमांड का यूज होगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं असीड, यहाँ पर रिजेक्ट भी देख रहे हैं हम लोग ऑप्शंस में, कहाँ यहाँ पे टोल्ड भी देख रहे हैं। तो इन सारे जो ऑप्शंस हैं वो आप अगर उस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया आपको टेलीग्राम चैनल पे जो हम पीडीएफ शेयर किए हैं आपको, अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो इन क्वेश्चंस में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। असीड मतलब होता है स्वीकार कर लेना, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, चेतिया सेड टू मी यू मे रिटर्न द मनी नेक्स्ट मंथ, यानी कि उसने जो है बोला कि तुम मुझे जो है पैसे अगले महीने लौटा सकते हो। तो यहाँ पर जो है असीड का प्रयोग हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, यहाँ पर आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है। रिसर्चर्स हैव फाउंड, यहाँ पर देखिए हैव फाउंड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो जब हम लोग इसे बनाएंगे तो वहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आते हैं अपने ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक। ऑप्शंस में से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ये आपका है कुड एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए बीइंग, यहाँ पर देखिए वाज, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग हैज बीन। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी। सब्जेक्ट सिंगुलर, तो यहाँ पे इसके साथ हैज, फिर आपका बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन 29 पे, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द टीचर hardly left the room then the pupils started enjoying, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हार्डली का यूज हुआ है, तो हार्डली अपने साथ वेन का यूज करता है, हम लोग ग्रामेटिकल रूल्स में पढ़ चुके हैं। चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर देन का यूज है, तो एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन ए, देन की जगह हम लोग वेन का। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। द बुकीज सेड अलास आई हैव लॉस्ट ऑल माई फॉर्च्यून, ठीक। तो यहाँ पर देखिए वो एक तरह का बिलाप कर रहा है, मतलब कि रो रहा है कि मैंने जो है अपने अच्छे भाग्य जो मेरा है वो मैंने खो दिया है, मतलब कि मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक, यानी कि वो बिलाप कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लेमेंटेड का यूज करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है, लेमेंट यानी कि रोना धोना बिलाप करना। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। तो यहाँ पर देखिए कैन का यूज हो गया, ठीक। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है अभी थोड़ी देर पहले ही, कि कैन प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर शेल का यूज, यहाँ पर ई का इज का यूज, यहाँ पर कैन वी प्लस स्पीच का तो यूज हुआ है, ठीक। यहाँ पर लेकिन बाई का यूज नहीं हुआ और आपका सब्जेक्ट भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए भी एलिमिनेट। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। वॉइस में आपका सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे आपको जो है एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द न्यूमरस का। न्यूमरस मतलब क्या होता है, बहुत, ठीक। अब इसका विपरीत बताना है आपको। अनकाउंटेबल यानी कि अनगिनत, स्कार्स यानी कि कमी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है, ठीक। एक है संख्या में बहुत ज्यादा और एक है संख्या में बहुत ही कमी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। ओकेजनल यानी कि कभी कभार, आकस्मिक जिसे बोला जाता है, और सेवरल यानी कि अनेक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस है, इसे आपको अरेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है, आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे फिर से जंबल सेंटेंसेस इसे आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। प्रैक्टिस करते जाइएगा, एकदम ईजी क्वेश्चन है, ठीक। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट देखिए कुतुब मीनार बन रहा है, ठीक। तो देखिए आपका सब्जेक्ट जो है कुतुब मीनार से शुरू हो जाएगा सेंटेंस। उसके बाद जो है इसके टावर्स के बारे में बताया गया कि इट टावर्स ओवर द सिटी लाइक अ सेंटिनल, यानी कि यह जो है इतना ऊंचा हो जाता है सिटी में जैसे कि एक सेंटिनल, ठीक। तो यानी कि ए के बाद सी। बट इफ यू लुक एट इज हाइट, यानी कि अगर हम इसकी ऊंचाई से देखें तो वन वंडर्स व्हाई इट वाज बिल्ड, तो इसे क्यों बनाया गया था, ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है, ठीक। यानी कि ए सी डी बी राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 पे आते हैं, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, ठीक। प्रोहिबिजन का, प्रोहिबिजन मतलब क्या होता है, मनाही, निषेध, ठीक। इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा, असर्शन यानी कि दावा करना, एक्सक्लूजन यानी कि मनाही या फिर निषेध। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, सिनोनिम पूछा गया है। डिक्री यानी कि आदेश, हुक्मनामा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे, सॉरी यहाँ पर जो है क्वेश्चंस थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ठीक। तो इसे जो है हम आपको कल के पार्ट में और अच्छे से बता देंगे। तो आज जो है हम लोग
35 तक ही कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि क्वेश्चंस भी जो है थोड़ा सा इधर से उधर है, ठीक। तो यहाँ पर जो है हम लोग आज 35 तक ही करते हैं। आपको कल जो है आगे जो है क्वेश्चन नंबर 36 टू 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि स्टेनोग्राफर में जो है 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए जो है हम लोग कल सेकंड पार्ट में उसे क्लियर कर लेंगे, ठीक। तो ये है सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 35 का सॉल्यूशन, ठीक। ये 2019 में कंडक्ट हुआ था। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझ आने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।